कि D4 से किस तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर्टी को लेकर के उसको एसेट्स के लिए हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे। और ये पाया था कि अगर जो D1 की जो प्रॉमिस है, अगर वो D4 में भी उसको प्रॉमिस जो है स्टैंड करती है, तो फोर्थ हाउस के जो भी कारकत्व हैं वो एक्सप्लोर होते हैं और हम उससे आराम से उन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कारक हमको देखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस में अनेक जो है आपके पास कारक हैं। मदर का भी कारक है, वहां पर वाहन का भी कारक है, हाउस लैंडेड प्रॉपर्टी का भी कारक है, एजुकेशन का भी कारक है। तो कारक अलग अलग से करेंगे। जब वाहन को देखेंगे तो हम वीनस को देखेंगे, मदर के लिए हम मून को लेंगे, प्रॉपर्टी के लिए मंगल को लेंगे। मंगल और बुध ये दो अलग अलग हैं। इनको ऐसे समझिए कि मंगल जो है एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली इसको ये कह सकते हैं कि कहा जाता है कि मंगल जो है वो पृथ्वी का एक टुकड़ा है। पृथ्वी जब तेजी से घूम रही थी एक्सिस पर, तो उसका एक पार्ट टूट करके अलग हो गया और वो ग्रह उसने ग्रह रूप ले लिया। दूसरा ये कह सकते हैं कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का उद्धार किया, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि को किस तरीके से कहाँ स्थापित करेंगे, तो हिरण्याक्ष का वध, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चला गया था पाताल में। तो उस पृथ्वी का उद्धार यानी भगवान ने बराह रूप धर के उस पृथ्वी को, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाया। और कहते हैं, अपना पुराण ऐसा बताते हैं कि 1 वर्ष तक वो पृथ्वी जो है वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी रूप में रही। तो इसलिए भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी लक्ष्मी जी और एक भूदेवी पृथ्वी। तो भूदेवी का ये पुत्र है मंगल। तो मंगल किसी भी प्रकार के अर्थ लैंडेड प्रॉपर्टी का कारक बनता है। बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का कारक है, पृथ्वी तत्व का। तो कोई भी प्रॉपर्टी है वो बुध से भी हम देखेंगे और मंगल से भी देखेंगे। इस आज हम पहले चाहते हैं कि एक एक दो कुंडली हो जाए। किसी के पास अगर कोई कुंडली हो, नहीं तो एक कुंडली मेरे पास आई है भी उसको। एक कुंडली सर मेरे पास भी है, दे सकते हाँ हैं। जी। हाँ हाँ, अभी हम एक देखते हैं, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 10 वर्ष हो गए हैं, अभी कोई उसके बच्चा नहीं हुआ है। देहरादून से कुंडली हमको मिली है। तो अखिलेश जी अगर लग सके तो लगाओ जरा, हम लोग सब लोग उसको देखेंगे। कुंडली अच्छी माने स्टडी के लिए ठीक है। एक मिनट लगा रहा हूँ सर। जी। शेयर स्क्रीन, एक मिनट को। एक मिनट। हाँ, पेन पे सर। सर एक मिनट लग रहा हूँ। जी। जी बताइए सर। इनका डेट बर्थ है 7 मई। एक नाम कुछ भी लग देता हूँ, है ना। नाम इनका कुछ भी, वैसे अक्षय गुप्ता नाम है इनका। नाम तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है सर। हाँ, कुछ भी लिख दो। 7 मई 1987। 7 मई, मई का मतलब हो गया 05 ना, 05। 05 नाइनटीन 19। एटी सेवन 87। ठीक है सर, समय क्या सर? टाइम है 23 PM। 23। एक्यूरेटली 23 ही है सर, है ना। हाँ, लिखा 23 ही लिखा है। आगे पीछे 2-4 मिनट और कर जगह सकते कहाँ हो। है सर, स्थान? जगह देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून। उत्तरांचल, उत्तरांचल ही हुआ सर। हाँ, उत्तरांचल या उत्तराखंड जो भी हाँ, उत्तराखंड आ रहा उत्तरांचल है। लिखते हैं। हाँ, और इस पे लिख दो उत्तराखंड, देहरादून ना फिर। हाँ, देहरादून।
ऐसे नहीं आएगा देहरादून, हाँ ये आएगा ऊपर। हाँ डिस्ट्रिक्ट, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट या देहरादून में है सर? ऊपर 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 ले लीजिए, ये 77। सर, ये ले लें सर, देहरादून ले लें सर, हाँ ठीक। 77 वाला ले हाँ हाँ, लें। देहरादून ठीक है। ये आ गया। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है, सभी लोग इसको देख लें, बना भी लें, अच्छा है, अपने स्टडी पर्पज से अच्छी कुंडली है। इनकी पत्नी का भी है चार्ट, वो हम देखें। अब हमको ये देखना है कि पहले तो ये देखना है कि इनका मैरिटल किस तरीके का है। इस जातक ने अनट्रेडिशनल, ये गुप्ता है और एक चौहान लड़की से इसने शादी की है, लव मैरिज। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि सप्तमेश जब सप्तमेश पंचम पंचम में, में है। हाँ सप्तमेश जब पंचम में होता है तो इस तरीके का अफेयर होता है। और बृहस्पति उस समय रहा होगा, उसने इसको फ्रेक्टिफाई कर दिया और मैरिज हो गई। 2013 या 14 में शादी हुई थी इसकी। अब हमको ये देखना है कि इसमें अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो पहली चीज तो देखें कि लग्नेश जो है, क्योंकि लग्नेश जो है वही सबसे प्रमुख ग्रह होता है हमारे उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पहले वैदिक से देखेंगे, फिर हम लोग इसको जो है नाड़ी से देखेंगे। नाड़ी में तो बहुत क्लियर है कि जब भी सूर्य और बृहस्पति राहु के उसमें होते हैं, क्लच में, तो पितृदोष भी लगता है और जो संतान में बाधा आती है। अब इसमें देखिए, पंचम हाउस को हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ का जो लॉर्ड है वो छठे में बैठा हुआ है, और इसका जो लॉर्ड है वो छठे में बैठा है और 12वें भाव से शनि से दृष्ट है। शनि मंगल जो है वैसे भी परम ये शत्रुवत है, वैसे ये इंजीनियर है। शनि मंगल ने एक तो काम कर दिया, इसको इंजीनियर तो बना दिया जो आमने सामने है। लेकिन पंचमेश छठे में, एक बार आपको सबको याद होगा कि हमने बताया था कि जब पंचमेश छठे भाव में जाता है और उसमें मंगल इन्वॉल्व हो जाता है, ये था लग्नेश मंगल के साथ में हो या लग्न को मंगल देखता हो, लग्नेश को मंगल देखता हो, तो ऐसे जातक के एक संतान होती है और वो मर जाती है। ये थोड़ा सा असर का योग है। तो इसमें आप ठीक लग रहा है कि पंचमेश जो है वो छठे भाव में मंगल है और अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख भी रहा है। इसके बाद एक संबंध होता है, वो केंद्रीय संबंध। केंद्रीय संबंध का मतलब होता है कि दशम में बैठा हुआ जो ग्रह है किसी भी ग्रह से, तो लग्नेश जो है वो मंगल से दशम में बैठा हुआ है। नाड़ी में हम ये कह सकते हैं कि जो मंगल है द्वितीय राशि में, सेकंड राशि में है, तो 2 6 10, 2 6 10 में इस पूरे ट्राइन में इसका इम्पैक्ट है। तो जब ये 10 में आएगा तो वहां से ये लग्नेश को देखेगा, और ऐसे सामान्य वैदिक में ये लग्न को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है। तो आधा नियम इसमें लग रहा है, लगभग 70%। 30% नहीं लग रहा है। तो 70% लग रहा है, इसलिए इसका मतलब इसमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अगर ये लग्नेश के साथ में हो जाता तो हो सकता पहले संतान होने के बाद उसकी डेथ हो जाती। तो D1 चार्ट में हम ये देख रहे हैं, तीन चीजें हैं। पंचम का स्वामी छठे में गया है और उसको 12 भाव में, 12th हाउस जो कि वहां का माने निगेटिव हाउस है, त्रिक भाव है, वहां से शनि देख रहा है। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद जो है D9 चार्ट अगर हम देखें, फिर दूसरी एक और चीज है कि केतु जो है हमेशा जो है वो इंड कर देता है। केतु जिस भी रिलेशंस के बीच में आ जाता है उस रिलेशन का एंड करता है। अभी थोड़ा सा इसके बाद हम नाड़ी से रिलेशनशिप कैसे देखते हैं किसी चार्ट में। कई लोग आते हैं कि हमारा बेटा है, हम हमसे इसकी पटेगी कि नहीं है, माँ की तरफ ज्यादा रहेगा कि मतलब पिता की तरफ रहेगा, या पत्नी की तरफ ज्यादा इसका अट्रैक्शन होगा, माता पिता की तरफ कम होगा। तो हम लोग रिलेशंस को देखेंगे
ये समझ लेना चाहिए, केतु जिस भी प्लेनेट से कनेक्ट हो जाता है उससे संबंधित जीव से वो डिजेक्ट कर देता है, उससे उससे संबंध खराब कर देता है। तो यहाँ पर केतु जो है अपनी नवम दृष्टि से, तो सामने से अगर केतु सीधा चलता तो नवम दृष्टि से, लेकिन केतु उल्टा चलता है तो पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और मंगल पंचमेश है। यानी पंचम भाव का जो जीव है, संतान, उसको ये केतु जो है रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिंग है, वो उसका एंड कर रहा है। तो D1 चार्ट में तो सीधा सीधा हम लोग वैदिक को आराम से इसको देख सकते हैं कि पंचम भाव जो है उसमें पीड़ा है, पंचमी छठे भाव में है, और इसका जो कारक बृहस्पति है वो राहु के साथ में है। पंचम हाउस का जो कारक है, और आप सभी जानते हैं कि राहु किसी भी जीव के लिए काल होता है। यहाँ पर लग्न के लिए है, क्योंकि लग्नेश शुक्र, वहां पर उच्च का शुक्र है तो संजीवनी योग बनता है। आप लोग ये भी जानते हैं शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तो जब भी बृहस्पति और शुक्र का योग बनता है तो संजीवनी योग बन जाता है, जिसमें से नेटिव के लिए इसमें आयु का कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो कंट्रोल करता है राहु को। राहु शुक्र का जो है डिसाइपल है, चेला है, इसलिए वो शुक्र को कभी परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके कुछ कारकत्वों को ये जो है बाधित कर देता है। तो लग्नेश के लिए तो कुछ नहीं, इसने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन ये पंचम हाउस का जब कारक बना बृहस्पति, वो राहु से पीड़ित है, इसलिए पंचम हाउस में इसकी जो है पीड़ा साफ साफ दिख रही है कि पंचम हाउस में जो है कोई शुभ जो है वो दृष्टि नहीं है, और पंचमेश छठे भाव में है, शनि और केतु से दृष्ट है। इसलिए D1 में तो ये प्रॉमिस दिख रहा है कि इसमें संतान में विशेष रूप से बाधा, डिनायल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी चार्ट देखने हैं। अब इसको हम D9 में फिर देखेंगे। तो देखिए D9 चार्ट जो है वो कन्या लग्न का है, इसमें देखो आ रहा है सिंह लग्न का। तो इसको हम अगर सिंह लग्न का ही मान लें D9 चार्ट, तो वहां पर पंचम हाउस में राहु बैठा है, D9 के पंचम। और आप जानते हैं ये पाराशर जी का ही है, जो यहाँ पर उन्होंने योग दिए हैं या राहु के इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि अगर किसी चार्ट में D9 चार्ट में पंचम हाउस में राहु बैठ जाता है तो जब तक राहु का उपाय नहीं किया जाता संतान नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए राहु बैठा है, अगर हम इसको सिंह लग्न की कुंडली देख लें D9, तो यहाँ पर पंचम हाउस में राहु बैठा हुआ है। पंचमेश जो बृहस्पति है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम पढ़ाते हैं। पंचमेश जो बृहस्पति है वो छठे घर में छठे घर में नीच का हो गया है। तो जो D1 में प्रॉमिस दिख रही थी वो वही प्रॉमिस जो है वो D9 में भी दिख रही है कि पंचम हाउस में राहु बैठा है और पंचमेश जो है वो नीच का होकर के छठे हाउस में बैठ गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कोई शुभ दृष्टि है क्या। पंचम हाउस पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, अगर दृष्टि है भी तो मंगल की चौथी दृष्टि है। तो मंगल देखिए वहां पर पंचम का कारक है, वहां पंचमेश है, D1 का पंचमेश है, लेकिन यहाँ पर बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि बुद्ध की राशि में जो है कमजोर इसलिए हो जाता है दो तरीके। एक तो बुध उसका परम शत्रु है, दूसरा यह है बुध जो कन्या राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। और आप जानते हैं जो एलिमेंट्स का जब हम लोग पढ़े थे एक बार, याद होगा कि पृथ्वी तत्व जो है वो अग्नि तत्व को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर कन्या राशि में मंगल बहुत कमजोर हो गया है, तो ऐसे मंगल की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर भी वो चीज सिग्निफाई हो रही है कि पंचम में बाधा है। लग्न पर जो है शनि की दृष्टि है, लग्नेश जो है वो सूर्य जो है वो नीच का हो गया है, और इसके बाद जो है पंचम हाउस में राहु है और पंचमेश खुद नीच का हो गया है। तो जो प्रॉमिस हम लोग D1 में देख रहे थे वो D9 में भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसमें बाधा है। अब इसके लिए एक विशेष जो डिविजनल चार्ट है उसको हम लोग देखते हैं, सप्तमांश। सप्तमांश लग सकता है क्या अखिलेश जी? तो एक बार कोशिश कर रहा हूँ, एक बार लगा रहा हूँ सर।
हाँ, सप्तमांश देख लो एक बार। राइट साइड, राइट साइड। हाँ, ये इस कुंडली में आप जो है वो दोबारा फिर करिए अखिलेश जी। ये किया मैंने, ये सप्तांश देखिए लगाया। यहाँ जो संदर्भ लिखा, सुनिए सुनिए, संदर्भ जो लिखा है ना, संदर्भ, जी यहाँ सर, जी पहले सर। जन्म में आइए, जन्म में आइए पहले। ये जन्म हाँ, का है, इसको ठीक है। क्लिक करिए, फिर सप्तमांश पे जाइए। अब जाऊँ हाँ, सर? जन्म का सप्तमांश चाहिए। हाँ, ये और कुंडली ये को। एक मिनट फिर से करिए, अभी चार्ट लगा नहीं है, ये आपका खाली वर्क। हाँ, उसी उसी पे फिर करिए क्लिक। नहीं नहीं, वो, हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे आप दोबारा फिर करिए। आप जी यहाँ चुने हुए देखिए, पहले आप सारणी पे आइए, सारणी में आइए। जी सर। सारणी में चुने हुए वर्ग हटा करके कुंडली पे क्लिक करिए, कुंडली ये पे। कुंडली का। हाँ सर, कुंडली फिर का। जन पे कही है, फिर हाँ। अब जो है कुंडली बनेगी, अब ओके करिए, अब आ ओके गए। करिए। हम्म, D7 आ गया। अब जो चीज हम लोग D7 में देख रहे थे कि D7 की लग्न मीन लग्न आ रही है D7 की, और इसमें फिर देखते हैं कि लग्नेश क्या कह रहा है। लग्नेश जो है द्वादश भाव में अष्टमेश के साथ में, सप्तमांश का जो लग्नेश है वो संतान को सीधे सीधे सिग्निफाई करता है कि इसमें प्रॉमिज है कि नहीं, डिजायर है कि नहीं जातक में, या कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो हम देखेंगे लग्न से। सप्तमांश का लग्न जो है उस पर जो वो जो है बैठा हुआ है 12th हाउस में, और अष्टमेश जो है वो बैठा हुआ है पर। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी भाव का स्वामी जब त्रिक भाव में किसी अन्य त्रिक भाव के लॉर्ड के साथ बैठता है तो उसके कारकत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लग्नेश, सप्तमांश का लग्नेश जो संतान का कारक बना, संतान को प्रॉमिस को फुलफिल करने वाला प्लेनेट बना, वो 12th हाउस में गया है और अष्टमेश के साथ में है। अब इस पर जो है अगर हम ये देखें कि इस पर कोई दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, इस पर दृष्टि कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, क्योंकि छठे भाव में कोई ग्रह है नहीं। शनि की दृष्टि पड़ सकती, दसम दृष्टि वो पड़ेगी नहीं, तीसरी दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो ये अपने में एक योग हो गया, लग्नेश 12th हाउस में अष्टमेश के साथ में। अब इसके बाद हम पंचम हाउस को देखते हैं। पंचम हाउस में केतु बैठा है। केतु जो है एंड कर देता है, आप जानते हैं केतु मोक्ष का कारक है, सांसारिक सुख सुविधाओं को जिस भाव में बैठता है उसको खराब करता है जीव के लिए। तो राहु केतु के एक्सिस पर है, और पंचमेश चंद्रमा अष्टम हाउस में बैठा हुआ है। और चंद्रमा का थोड़ा और आगे हम बढ़े, चंद्रमा का डिस्पोजिटर है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के तीनों चार्टों में ये चीज दिख रही है कि मतलब जो है ये इस चार्ट में संतान के लिए अच्छा योग नहीं है, कोई योग नहीं है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दें कि अगर हम इसमें बीज स्फुट का देख लें, तो अगर वो बनता हो तो कोई लोग बता दो, तो अखिल जी इसको लगा दें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जी सर, कहाँ से लगाना है इसको मेरे को? मिश्रा जी बताओ, बीज स्फुट लगाना है इसमें। कौन सा D4? सर बीज स्पूट। नहीं, बीज स्फुट। नहीं, इसमें हमें नहीं पता है, बीज स्फुट का नहीं मुझे पता है। पिछली रिपोर्ट बार में। किसी ने बताया था। रिपोर्ट में आता है सर ये। हाँ हाँ, रिपोर्ट में आता है। दशा। इस रिपोर्ट्स में कैलकुलेशंस है हो गया। रिपोर्ट ओवर। रिपोर्ट्स नीचे है। रिपोर्ट ओवर।
बेसिक कैलकुलेशन में देखिए, बेसिक कैलकुलेशन ऊपर जो लिखा है उस पे तो नहीं है कहीं? कैलकुलेशंस में बेसिक में जो जाते हैं इस पे तो नहीं है कहीं? बेसिकल कुछ इसमें हाँ, सर। इस पे देखिए, है क्या कुछ? अच्छा, बेसिक में तो वो आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इस पे नहीं है। ये तो ये आता तो सर पंचांग आ जाए। रिपोर्ट्स में आता है, ये रिपोर्ट्स में हाँ, पहले हम लोग देखे हैं इसको। इसमें कैलकुलेशन में आ गया, सोडसवर्थ आ गया, ग्रह भाव, एस्पेक्ट्स ऑन प्लैनेट, डिटेल सिंबल, बेसिक कैलकुलेशन, अष्टवर्ग आ गया, फिनिटी, कृष्णमूर्ति, समरी, उससे क्या अष्टवर्ग। देखते हैं सर, कैसे देखते हैं? बीज स्फुट जो है उसमें बृहस्पति, सूर्य और शुक्र का जो है लॉन्गिट्यूड्स को जोड़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो बीज स्फुट बना, और वो बीज स्फुट कहाँ पर है। 6 8 12 में तो नहीं गया है। सम राशि सम नवांश में अगर जाता है तो वो खराब है, 100% खराब है। विषम राशि विषम नवांश में जाता है तो 100% अच्छा है। एक में सम है और एक में विषम है तो 50% अच्छा है। अच्छा। इसमें चलो अच्छा, इसको ऐसे कैलकुलेट हम किए लेते हैं। इसका जी सर। लॉन्गिट्यूड वाला जो है देखते हैं कहाँ पर है इसमें। इसमें राशि अंश कला कहाँ पर है? राशि अंश कला सर। हाँ देखो, इसमें है ना, सूर्य 23 राशि का है, जी 23 सर। अंश का। जी सर। सूर्य जो है 0 राशि 23 अंश का है और 5 कला का है। जी सर। जुपिटर जरा देखिए, जुपिटर इसमें कहाँ पर है। जुपिटर जो है 12 नंबर में है, तो 11 राशि 22 अंश, इसको 0। और सूर्य, सूर्य बृहस्पति शुक्र, शुक्र जो है भी शुक्र भी वही 11 राशि में है, और शुक्र के अंश है 24 और 34। इसको जोड़ दें तो 39 हो गया। 3 2 5 4 9, 2 2 4 2 6, 0 1 11 22 1 23, 12 घटा दिए तो 11 राशि 9 कला, यानी मीन राशि में आया है। ये मीन राशि में 9 अंश का आया है, तो देखो राशि तो सम हो गई। सम राशि हो गई तो 50% तो ऐसे ही कमजोर हो गया। अब नवांश में जो है मीन राशि का जो है 9 अंश तीसरा नवांश है। 4 5 6 कन्या नवांश में आ गया, यहां भी सम आ गया। मिश्रा जी समझ में आया ये? नहीं, नहीं, अभी ये नहीं समझ में आ रहा था। देखो, इसमें बीज स्फुट निकालते हैं जातक का, जो सूर्य का जो है लॉन्गिट्यूड लेते हैं। सूर्य का लॉन्गिट्यूड है, सूर्य यहाँ पर मेष राशि में है, मेष राशि की 22 अंश पर, इसका मतलब 0 राशि 22 अंश, अच्छा। 23 अंश। हम्म। तो 0 राशि 23 अंश और 5 कला का सूर्य ले लिया, प्लस इसमें हम जुपिटर का लॉन्गिट्यूड जोड़ते हैं, राशि अंश कला। जुपिटर यहाँ पर मीन राशि में है, तो 11 राशि 22 अंश हो गया जुपिटर का। और फिर वीनस लेते हैं, शुक्र। शुक्र भी बृहस्पति के साथ में ही है, मीन राशि में है, तो इसका मतलब 11 राशि पूरी हो गई। और 12वीं राशि में शुक्र 24 अंश 34 कला का है, तो इन तीनों को जोड़ दिया। 0 23 5, 11 22 0, 11 24 34, इनको जब जोड़ा तो 39 तो कला हो गया। 3 2 5 4 9, 2 2 4 2 6, 69 अंश हुआ। तो 69 अंश में हम 60 निकाल लें, दो दो राशि, तो 9 अंश बचेगा। तो दो यहाँ, 23 2 25 में जोड़ देते हैं। तो 25 में जब हमने जोड़ा तो हमारा बचा 1 राशि 9 अंश और 39 कला। तो ये बृख राशि में आ गया हमारा। क्यों भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं? बृख राशि के 9 अंश 39 कला में आ गया।
इसका बीज, तो ये सम राशि हो गई, राशि हो गई सम। तो मेल के लिए ये विषम राशि में अगर इसका बीज स्फुट जाता माने जाता है तो वो अच्छा होता है, और सम राशि में जाता है तो खराब होता है। तो सम राशि में गया तो 50% तो वैसे भी कमजोर हो गया। अब हम इसका देखें कि नवांश में कहाँ जाता है। तो वृष राशि का जो है नवांश जो है वो 10वां तीसरा नवांश है, 10 11 12, ये मीन नवांश में आ गया। तो इस दृष्टि से अगर हम ये देखें तो ये 100% जो है डिसेबल है। ये जातक जो है 100% डिसेबल है टू प्रोड्यूस एनी चाइल्ड। और वैसे भी देखिए यहाँ इसका शुक्र की डिग्री जो है वो 24 है और राहु की शायद 16 है। राहु यहाँ पर जो है 16 डिग्री का है। तो ये राहु जो है शुक्र से मिलकर के आया है, पीछे लौट के आया। शुक्र से जब मिलकर के आया है तो वहां पर ये इसने शुक्र को काफी कमजोर कर दिया है। तो इस तरीके से हम चार्ट में वैदिक रीत से संतान को आराम से देख सकते हैं कि वैदिक में कैसे देखेंगे। फिफ्थ हाउस देखेंगे, D1 का, D9 का, D7 का। इसके बाद हम इसका जो है बीज स्फुट देख लेंगे। अष्टक वर्ग में भी हो सकता है कि बिंदु कम हो। नंबर ही आ रहे हैं सर, 19 ही आ रहे हैं सर, हाँ जी, 19 नंबर ही आ रहे हैं सर। अच्छा। 19, 19, साथ में कितने हैं? 19 है सर। देखिए 19 है, अब आप समझ। हाँ, हाँ जी, हाँ, 19 ही आ 27 रहे हैं फोर्थ सर। हाउस में 19 है। और आप समझ लीजिए कि 19 पॉइंट जो है वहां पर कैसे उसका ये हो जाए, किस तरीके से वहां का रिजल्ट मिल जाए, ये बहुत ही कम है। तो इससे आराम से हम लोग देख सकते हैं। इतने ज्यादा नहीं, केवल 4 पैरामीटर हम लगा सकते हैं। D1 D9 D7 देखेंगे, अष्टक वर्ग देख सकते हैं, फिर इसके बाद बीज स्फुट देख सकते हैं। तो इतने से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बिना उपचार के और बिना जो है किसी अ, मंत्र से राहु का उपचार होगा इसमें, और नेटिव का स्वयं का इसमें जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है, कमजोर स्थिति में है। तो इस तरीके से एक चार्ट हम लोग कैसे डेलीनेट करें। अब इसको थोड़ा सा नाड़ी से देखते हैं। देखिए नाड़ी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि नाड़ी में संतान का जो मेन कारक है वो सूर्य है। सूर्य जो है यहाँ पर देखिए कैसे सूर्य यहाँ पर उच्च का दिख रहा है। इस कुंडली में सूर्य उच्च का दिख रहा है, तो ये प्रॉमिस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसके ट्राइन में हम देखते हैं क्या है। और जब ये चलना प्रारंभ करता है, सूर्य जब ये आगे बढ़ा जैसे, तो इसको मिला कौन? इसको मिला केतु। केतु जो है छठे भाव में इसका इंपैक्ट है। नाड़ी में हम 1 5 9 ट्राइन को इसमें विशेष महत्ता होती है। जो केतु 6 नंबर में बैठा है, इसका इंपैक्ट 2 नंबर पे भी है और 10 नंबर पे भी है। राहु जो यहाँ पर बैठा हुआ है आपका 12 नंबर पे, तो 4 नंबर पे भी राहु का इम्पेक्ट है और 8 नंबर पे भी राहु का इम्पेक्ट है। तो अब हम ये देखेंगे कि सूर्य जो है वो राहु एक तरफ है और केतु एक तरफ है। राहु केतु के जो है इसमें फंस गया है कैंची में। संतान का कारक जो सूर्य है, क्योंकि नाड़ी में हम लोग जो भी लेते हैं, या तो हम बृहस्पति से पंचम हाउस लें, क्योंकि जीव लग्न हम बृहस्पति को मानेंगे, अथवा काल पुरुष की कुंडली को हम लें, मेष लग्न की कुंडली, तो पंचमेश जो है वो आता है सूर्य। तो वो नेचुरल कारक हुआ संतान का। सूर्य जो है संतान का नेचुरल कारक हुआ, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली का पंचमेश है। अब यहां पर पर्टिकुलर ये देखें कि इसका जो गुरु से जो पंचम हाउस, वहां पर क्या है, उसमें शनि का इम्पेक्ट है और राहु का इम्पेक्ट है। राहु की पंचम दृष्टि है और शनि की भी जो है त्रिकोण दृष्टि है पंचम। तो पंचम हाउस बहुत पीड़ित हो गया है। पंचमेश जो चंद्रमा है,
वो 1 5 9, वो चंद्रमा बुध और सूर्य के त्रिकोण में आ गया है। तो नाड़ी में चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा कारक नहीं माना गया है। चंद्रमा फ्लूइड्स का, लिक्विड का कारक होता है। तो नाड़ी में भी ये चीज शो हो रही है कि इस जातक को संतान में बाधा है। पंचम हाउस को अगर हम लग्न मान करके देखें, तीसरे तरीके से पंचम हाउस को जब लग्न मानेंगे तो किसी भी भाव से अष्टम में यदि पापी ग्रह है तो उस भाव की उम्र को कम करता है। तो यहाँ जब पंचम हाउस को हम लग्न मानेंगे तो उसके अष्टम में शनि बैठा है, मेन जो है D1 चार्ट में। तो इसका मतलब यह है कि पंचम हाउस में जो अष्टम में शनि बैठा है, पापी ग्रह जब भी अष्टम में बैठता है तो उसको खराब करता है। लग्न से अष्टम में पापी ग्रह बैठे, लग्न को खराब करेगा। पंचम से अष्टम में पापी ग्रह बैठेगा तो पंचम को खराब करेगा। और इसका मतलब, और इसके छठे भाव में, पंचम से छठे भाव में केतु बैठा है, तो छठे, आठवें और 12वें हाउस में बैठा राहु। तो ये देखो तीनों जो भाव हैं वो बड़े खराब हो गए हैं। इसलिए पंचम हाउस का जो है वो फल नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसी कुंडली को वैदिक रीत से हम लोग इस तरह से नाड़ी से, और पाराशर का एक और है कि आप जो है चंद्रमा से भी देख लें जरा। तो यहाँ पर चंद्रमा को जब लग्न मानेंगे तो चंद्रमा से पंचम जो है वो पंचमी, चंद्रमा से पंचमेश अष्टम में बैठ गया है और 5 8 का संबंध खराब होता है। चंद्रमा से पंचमेश बृहस्पति है जो चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, तो वहां पर भी ये स्थिति खराब हो गई। और पंचम में कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, और पंचम जो है वो उसके 12th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से पंचम भी अच्छा नहीं है, जिसे सुदर्शन पद्धति कहते हैं। अब सूर्य से जो पंचम हमने देखा वो पंचम से पंचम था, अभी हम लोग उसको कह ही चुके हैं कि जो है चंद्रमा सूर्य से पंचम वो खराब है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से कुंडली को देख करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए नाड़ी को पहले तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे परचेज की जाती है, उसके लिए कुछ योग है अपने वैदिक में, और उनको हम लोग देखते हैं। या कहो पहले थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन पर हम 2 चार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे योग जो है कार्य करते हैं। जैसे एक नाड़ी में या वैदिक में भी है, हमारे यहाँ वैदिक में भी मंगल और राहु की अगर युति है तो ये बहुत खराब योग है। मंगल जब छोटे भाई का कारक बनता है तो अगर राहु के साथ में है तो छोटा भाई नहीं होगा। किसी फीमेल चार्ट में मंगल जो है पति का कारक बनता है, अगर फीमेल चार्ट में मंगल का राहु से संबंध है तो विवाह टूट जाएगा। इन दो, इस कॉम्बिनेशन को इन 2 चार्टों से हम इसको लगाएंगे। अगर आप लोग कहो तो हम इसको लगा दें, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाड़ी के कॉम्बिनेशन है। और बृहत जातक आप पढ़े होंगे, 12 मीर का बृहत जातक एक पुस्तक है क्लासिकल, उसमें ये दिए गए हैं कॉम्बिनेशन, द्विग्रहों के 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन। तो वहां पर भी मैंने देखा ये कॉम्बिनेशन है और उन्होंने भी इसको खराब लिखा है, और नाड़ी में भी इसको खराब माना गया है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन मून केतु का है, मून वीनस का है, मंगल राहु का है, ये जो है खराब है। इनको जब भी आप देखें तो वो रिजल्ट जो है आपको एकदम रिफ्लेक्ट होना चाहिए माइंड में कि ये खराब हैं और ये कहाँ कहाँ खराब कर सकते हैं। जैसे मंगल राहु का, इसको आप सुन लें, मंगल राहु जब कॉम्बिनेशन होता है तो मंगल का जो स्ट्रांग एनिमी है राहु, और मंगल ब्रदर का कारक है। इसका मतलब अगर मंगल से राहु की डिग्री ज्यादा है, कभी कभी तो क्या होता है कि मंगल राहु आगे पीछे एक ही साइन में हो, डिग्री नहीं भी काउंट करते हैं तो भी ऐसे जातक का छोटा भाई नहीं होता है।
मुझे तो प्रैक्टिस में आ गया है, अगर मंगल राहु को हम देखते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं छोटा भाई है कि नहीं। किसी फीमेल के लिए अगर कंपैटिबिलिटी के लिए चार्ट आता है और मंगल राहु के साथ में है, अगर उसका छोटा भाई नहीं है तो हम मना कर देते हैं कि इस फीमेल के साथ, इस लड़की के साथ शादी ना करो, क्योंकि बाद में शादी के बाद यही मंगल जो है लड़की की कुंडली में पति बन जाता है। अगर राहु के प्रभाव में है तो जब भाई उसने नहीं आने दिया, तो जब पति बनेगा तो पति को भी जो है वो एक्सीडेंटल योग बना करके उसको भी खत्म कर देगा। तो इस कम्बिनेशन में ये एक्सीडेंटल कम्बिनेशन कहलाता है। जीवन में कभी न कभी एक्सीडेंट जरूर घटता है अगर मंगल राहु का कम्बिनेशन है। इसके बाद एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भाव में वैदिक से और किसी राशि में नाड़ी से एक साथ शनि मंगल और राहु का इंपैक्ट आता है, तो वहां पर जो है कैंसरिक जो है डिजीज होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि मंगल और राहु मिलकर के ब्लड को पॉल्यूट कर देते हैं। मंगल राहु मिलकर के ब्लड को पॉल्यूट कर देते हैं, तो उस तरह की भी एक बीमारी ये देते हैं। मंगल जो है एनर्जी का कारक है, राहु जो है वो थोड़ा एक्सपेंशन का कारक है। तो ऐसे जातक जो है वो बहुत शार्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, जिनका जो है और बहुत ही इमोशन, अगर ये जो है वाटरी साइन में बन जाता है, अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन किसी वाटरी साइन में बन जाता है, तो ऐसा जातक ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि राहु जो है वो ड्रिंक का कारक है। और वो जो है जब लिक्विड के इसमें वाटरी साइन में आता है तो वो इसको लग जाता है। अब इसके कहते हैं कि अगर ये अच्छी किसी मंगल की राशि में, एरिस में या फिर जो है सेजिटेरियस में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो जातक को किसी आर्म्ड फोर्स का जो है बड़ा पद भी दिला देता है, क्योंकि राहु जो है सडन कोई न कोई काम करता है। तो इसमें कई एक चीजें हैं, तो उसको आप देखिएगा। यहाँ चार्ट लगाते हैं, उस चार्ट से थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं कि मंगल का जो है डिग्री 28 है और राहु की 21 है एक चार्ट में, तो इस जो है जातक के छोटा भाई नहीं है। तो इसको हम दूसरे तरीके से वैदिक से भी पहले देख लेते हैं, एक चार्ट लगाते हैं। 8 मार्च 1973, 8 मार्च 1973, टाइम 9:10 AM, प्रातः 9:01 AM, मुंबई। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बॉम्बे हाँ बॉम्बे मुंबई।